बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बल्कि टॉपिक नहीं, आज इंट्रोडक्शन है हमारे पास फर्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स की बुक है, न्यू हमारी फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके हम चैप्टर नंबर 12 का एक डिस्कस करेंगे कि न्यू बुक में और प्रीवियस बुक में फ़र्क क्या है। यानी अभी जो कहा जा रहा है कि नया सिलेबस आ गया, न्यू बुक आ गई, तो क्या टोटली तौर के ऊपर सब कुछ चेंज हो गया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर नई बुक का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो कोई न्यू टॉपिक्स आ जाएंगे या टोटली तौर के ऊपर इस लेवल में जो पढ़ाया जाना है वो नेक्स्ट लेवल का जो है ना कंटेंट, यानी तो वो यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, कुछ ये ज़रूर होता है कि कुछ शफल कर दी जाती है। देखिए, हमारे पास प्रीवियस बुक में भी मेजरमेंट का चैप्टर वही आज भी वही है। फोर्स एंड मोशन भी हमारे पास प्रीवियस मौजूद था, रोटेशनल मोशन भी प्रीवियस बुक में मौजूद था, ये वाला भी। सोलर फ्लूइड डायनामिक्स भी मौजूद है, थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक भी, यानी तमाम आप बात करी जाएँ आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा ऐसा कि जो प्रीवियस बुक्स में मौजूद नहीं था और यहाँ पर मुझे देखे। जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का भी टॉपिक जो है ना वो यहाँ पर मौजूद था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो न्यू आ चुकी है। अगर मैं इस चैप्टर की तरफ आऊँ, फिज़िकल मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट्स के अंदर वही वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो पीछे हमारे पास प्रीवियस बुक में। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको ज़रा इंट्रोडक्शन लेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह हर सब्जेक्ट के कंटेंट हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद लास्ट 10 ईयर से जो है ना वो 9 से लेकर सेकंड ईयर तक के बच्चों को बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करवा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से जो है ना मेरा यही मकसद भी रहा है कि बच्चों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि एटलीस्ट दो चीज़ें हैं, एक हमने थ्योरी को पढ़ना है, एक हमने पेपर की तैयारी के लिए पढ़ना है। थ्योरी को पूरा डिटेल में पढ़ना एक अलहदा फैक्टर है, पेपर की तैयारी के लिए कंटेंट को तैयार करना एक अलहदा चीज़ है। क्योंकि पेपर की तैयारी के अंदर हमारे पास पेयरिंग स्कीम आ जाती है, फिर कुछ पिक एंड चूज़ भी आ जाता है, फिर कुछ चीज़ें हम छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद ये है। तो आपको हमारी वीडियो में कंटेंट टू द पॉइंट पेपर्स के लिए मिलेगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम थ्योरी को भी साथ साथ डिटेल में करते रहेंगे, ताकि हमारे पास आगे आने वाली क्लासेस के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो देखिए, ये जिन्होंने 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है उनके लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नई नहीं हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, तमाम वो क्वांटिटीज़ यानी जो मेजरेबल हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इन द टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैस है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, वेलोसिटी, ये तमाम चीज़ें जिससे हम जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, कोई मोशंस होगी, जितने पास्कल लॉज हैं, उसके बाद जो जो लॉज के नाम लिए, न्यूटन्स के लॉ हैं, ये सारे जो है ना वो इसी के ऊपर बेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बेस क्वांटिटीज़ एंड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? आर दोज क्वांटिटीज़ जिसके ऊपर विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। और बेस क्वांटिटी वो हैं बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जिनकी बुनियाद पर हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी की एग्जांपल के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आ गया, और बेस क्वांटिटी हमारे पास मैस, टाइम, वेलोसिटी सारी चीज़ आ गई। उसके बाद द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व टू स्टेप, द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड सेकेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड सो दैट द नंबर एंड द यूनिट आर डिटरमाइंड एज द मेजर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी। जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो पहले तो हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए हमारे पास उसी डोमेन के अंदर जिस क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स को मेजर करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड मैथ्स ज़रूर होना चाहिए। जैसे 1 kg का, 2 kg, 3 kg के हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ्स हैं। अच्छा, वो जो स्टैंडर्ड मैथ्स हैं वो किन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड किए हैं? वो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम है। देखें, जैसे मैं 1 kg की कोई चीज़ लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल्स लेने चाहते हैं, तो वो दुकानदार जो है वो 1 kg का जो है ना वो वेट दूसरी तरफ रखता है, यानी वो स्टैंडर्डाइज्ड मैथ्स है जो कि 1000 ग्राम का है। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट 1960s के अंदर इंटरनेशनल कमेटी ने ये डेफिनेशन जो है ना ये डिस्क्राइब की कि तमाम चीज़ें जो है ना वो इस तरह स्टैंडर्डाइज की जाएंगी, और इसको एब्रीविएशन SI कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेस यूनिट है,
जो कि बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह हमारे पास ड्राइव यूनिट है जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, लाइट एंड द लुमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। प्रीफिक्सेस फिर हम यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस वो नंबर या वर्ड हैं जो कि किसी भी यूनिट से पहले आते हैं, जैसे मिली, किलो, गीगा, टेरा, ये तमाम हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। इनको भी इंशाल्लाह आगे देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमने बेस यूनिट के बारे में डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमारे पास आया था ड्राइव्ड यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन अ बेस यूनिट्स। सम ऑफ द ड्राइव यूनिट आर गिवन बिलो। ये देखें मेरे पास फॉर एग्जांपल जैसे रेडियन है, स्टीरेडियन है, न्यूटन हो गया, जॉल हो गया, वाट हो गया, उसके बाद हमारे पास कूलम चार्ज हो गया, पास्कल हो गया, ये सारे हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट हैं। और ये बेस, ये देखें ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये न्यूटन फोर्स से निकला। ये फोर्स मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ड्राइव यूनिट ये है। वर्क का ड्राइव यूनिट क्या है मेरे पास, न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर मीटर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह प्रेशर का पास्कल होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरह पढ़ते हैं। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा तो ये पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ना कुछ यूनिट्स ऐसे थे कि जिनको ना अच्छा, यहाँ इस बुक में वो सप्लीमेंट्री यूनिट को उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। सप्लीमेंट्री यूनिट ये हैं दोनों, रेडियन और स्टीरेडियन। अच्छा, इनको ना तो बेस में और ना ड्राइव्ड यूनिट में रखा गया अभी तक एसआई सिस्टम की तरफ से, तो ये इन बिटवीन है, उन्होंने इसलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दे दिया। अच्छा, द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द एंगल डिग्री, आर्क मिनट एंड द आर्क सेकंड। द ट्रेडिशनल यूनिट फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड टाइम आर मिनट। ये पहले होते थे ट्रेडिशनल। Two metric unit commonly used in ordinary life. The two non-metric scientific units are atomic mass unit और the electron volt। ये फिर हमारे पास कुछ न्यू यूनिट हैं, जैसे जैसे न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड होते रहे उनके साथ साथ न्यू यूनिट्स भी जो है ना वो डिस्कवर। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। द आर्क एंड द हेक्टर, कॉमन मेट्रिक यूनिट ऑफ द लैंड एरिया। द बार इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर and is commonly used in a millibar and the metrology and the kilobar in the engineering। यानी ये तमाम वो यूनिट्स हैं जो जो फील्ड में डिस्कवरी आती गई, इन्हेंसमेंट आती गई। प्रीफिक्सेस क्या हैं? इंक्लूड द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इन अ स्टेप्स ऑफ 1000 एंड प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस अ लार्ज इन द स्मॉल नंबर। वही ये लेटर्स हैं जो कि बिफोर ऐसा यूनिट प्रेजेंट किए जाते हैं, और ये हमारे पास सारे हैं। आपने एटलीस्ट पिको को लाजमी याद कर लेना, आपके पास पिको का लाजमी होना चाहिए। उसके बाद मिली बहुत आता है। अच्छा, उसके बाद माइक्रो बहुत आता है। उसके बाद पॉजिटिव के अंदर गीगा आता है, मेगा आता है। यानी ये अगर आप एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें। कन्वेंशन फॉर यूजिंग द एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को यूज़ करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं हमारे पास, कुछ रूल्स हैं। ईच एसआई यूनिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नॉट एन एब्रीविएशन। यानी जब हम ये कहते हैं ना, या फॉर एग्जांपल वो जो सिंबल्स है ना वो उसकी एब्रीविएशंस नहीं है, वो सिंबल्स हैं। जैसे एम्पेयर के लिए AMP, वो उसकी एब्रीविएशन नहीं है, वो उसका सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल वी शुड यूज़ A नॉट AMP फॉर सेकंड, S नॉट SEC, ये इसके सिंबल्स हैं, एब्रीविएशंस नहीं है इसकी। अगर हमने यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, यानी फुल नेम ऑफ यूनिट जो है ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। या तो अब खाली न्यूटन जो है ये स्मॉलर एन से आएगा, मीटर स्मॉलर एम से आएगा। अच्छा, इसी तरह सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। अगर मैंने खाली लगाना जी 410 न्यूटन है तो कैपिटल N लगा दूंगा, इतने वॉट है तो कैपिटल W लगा देंगे। सिंबल, अच्छा ये आ गया। आर प्रीफिक्स, सिंबल एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट स्टाइल regardless of typing style in surrounding text। For example, a distance of 50 मीटर, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं इसको ना, बजाय कि हम जस्ट 50 मीटर लिखें, यानी S इज इक्वल टू 50 मीटर। इसकी प्लूरल्स कोई नहीं होते हैं, फुल स्टॉप कोई नहीं लगा सकते हैं आफ्टर उसके। अच्छा, आप माइक्रो प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब माइक्रो का मतलब होता है मल्टीपल प्रीफिक्सेस नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, मानी माइक्रो माइक्रो, मिली मिली, इस तरह। तो ये कुछ हमारे पास रूल इसके आगे। उसके बाद कंपाउंड प्रीफिक्सेस, यानी जो माइक्रो माइक्रो यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन इंस्टेड ऑफ द, यानी कि वही बात आ गई
कि अगर हमने यूनिट के बाद जो है ना मीटर पर सेकंड लिखने की बजाय ना मीटर पर सेकंड इस तरह लिखें। डू नॉट मिक्स सिंबल एंड नेम इन अ सेम एक्सप्रेशन। मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, नोट मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड। यानी अगर आपने मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखें या मीटर पर सेकंड लिखें, इस तरह लिखें। ये नहीं है कि आधा एम डाल दिया दूसरे में पूरा सेकंड डाल दिया। तो ये हमारे पास ये टॉपिक्स वगैरह डन हो गया। प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज। मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज शुड बी रिकॉर्डेड इन मिलीमीटर बट द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अप्रोप्रिएट बेस यूनिट्स। यानी मेजरमेंट करने के बाद जब आपने फाइनल रिजल्ट देना ना तो उसको उसके यूनिट के मुताबिक, यानी जो भी है लेंथ में मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मैथ्स वगैरह। तो ये इतना ज़्यादा पॉइंट हेड याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट याद होने चाहिए, वो एक कन्वीनियंट वे रहेगी। क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा बुक का कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, पेपर का भी थोड़ा सा मे बी शायद आपके पास से क्वेश्चंस का कुछ पैटर्न चेंज हो वो, लेकिन बात की बातें अभी जस्ट हम थ्योरी पर फोकस करेंगे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देखिए कोई भी मेजरमेंट 100% प्रिसाइज नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है। तो यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक एग्जैक्टली बट मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ नीड सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी हम पेज तो काउंट कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बगैर, लेकिन अगर हमने इसकी डायमेंशंस को मेजर करना है तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई कैलिब्रेशन होती है। कैलिब्रेटेड का मतलब है कि हर इंस्ट्रूमेंट, हम कहते हैं ना कि जी ये वोल्ट मीटर है, ये जी सेंट, ये या डिजिटल मीटर है, ये एनालॉग मीटर से ज़्यादा प्रिसाइज मेजर करता है। तो हर एक की कैलिब्रेशन का मतलब है उसकी कम से कम कितनी वो वैल्यू एक्यूरेसी के साथ दे सकता है, उसकी लिमिट को कह रहे हैं उसकी एक्यूरेसी की। व्हेन यू टेक अ रीडिंग विद इंस्ट्रूमेंट इट्स लिमिट ऑफ मेजरमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन और ग्रेजुएशन ऑन इट्स स्केल। यानी वो कम से कम हम कहते हैं ना कि यार ये मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है कम से कम, यार ये जो है ना वो नैनोमीटर तक मेजर कर सकता है। तो ये उसकी जो है ना वो मेजरमेंट्स की लिमिट्स होती है। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है हर मेजरमेंट के अंदर, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि आप 100% किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। और ये साइंटिस्ट जो हैं वो अनसर्टेनिटी का परसेंटेज रखते हैं अपनी मेजरमेंट्स के अंदर, प्लस माइनस करके ना, कि प्लस माइनस 0.5 का फ़र्क आ सकता है, 0.5 ज़्यादा भी हो सकती है, 0.5 कम भी हो सकती है। You can estimate the maximum uncertainty are being one smallest division of the instrument. This is called absolute uncertainty. यानी हमने ना रखा होता है it is 1 millimeter at on a meter rule that is graduated in millimeters. For example, if one edge of the book coincide with 10 centimeter mark and the other with 33.5 centimeter, then the length with uncertainty is given by this. देखो अब हमने ये 0.05 जो है ना ये uncertainty रखी हुई है इंस्ट्रूमेंट की कि इसके अंदर इतना फ़र्क आ सकता है। अगर मैंने एक लेंथ मेजर की तो इतनी आ गई, मैंने विड्थ मेजर की तो इतनी आ गई, मैंने उसकी वन एज ये था और दूसरा एज ये था, तो हमने देखी ये अनसर्टेनिटी दोनों में रखी हुई है। और जब फिर उसके बाद हमने माइनस किया तो हमारे पास इतनी आ गई, और ये अनसर्टेनिटी एंड में भी अभी तक मौजूद है। इट मीन द ट्रू लेंथ ऑफ द बुक बिटवीन 23.4 या 23.6, क्योंकि ये 0 सेंटीमीटर हमने अनसर्टेनिटी रखी हुई है। हैंस द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इतनी है। अनसर्टेनिटी ये खुद हम इंस्ट्रूमेंट की पहले से ही मेजर करके रखते हैं, और अगर हमने निकालनी है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करवा दो मेजर्ड वैल्यू से, तो आपके पास जो है ना वो आंसर एक्यूरेटली परसेंटेज के अंदर भी निकल आएगा। फिर डिजिटल मीटर जो है ना उसके अंदर चूँकि हमारे पास इस तरह नहीं होती, तो फिर हम जो फर्स्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 7.8 फॉर एग्जांपल, तो 7 तो मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, 8 में हम कुछ ना कुछ जो है ना वो फ्लक्चुएशन कर लेंगे, यानी डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है ना उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती रहेगी। तो ये हम डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव अ डिजिटल स्केल। We usually estimate the digit beyond what is certain with a digital scale. This is reflection is some fluctuation of the last digit. If the last digit is fluctuated by 1 or 2, write down the last digit. If the fluctuation is more than 2, so it is the last digit. अगर तो फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 है ना, 7.1 है या 7.2 है, तब तो हम ये ना 7 मेजर कर लेते हैं। बट अगर 7.3 या 4 आ जाए ना तो फिर हम उसको अगला मेजरमेंट रखते हैं, हम उसकी करते हैं 7.3 को लिखते हैं, यानी कि ये जो है ना फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है इसके अंदर। तो ये इट मीन दैट द रीडिंग इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर, में भी प्रेशर हो सकता है, एयर हो सकती है, बाकी चीज़ें भी हो सकती है। सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? देखिए जितने भी नंबर है ना 1 से लेके 9 तक, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है, समटाइम मेजरमेंट देखे ना, द नंबर ऑफ अ डिजिट ऑफ द मेजरमेंट अबाउट विच वी डू फील रीजनेबली श्योर और कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैंने किसी चीज़ की मेजरमेंट किया और उसके बारे में मैं कहता हूँ यार ये 5.4 सेंटीमीटर है इसकी जो है ना, तो जो मेरा 5 है ना वो मेरा सर्टेन है, और जो पहला डिजिट है ना वो अनडाउटफुल है, तो इसको हम जो है ना वो सिग्निफिकेंट। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखें जैसे मेरे पास फिर उसके बाद कुछ रूल्स हैं, ये ना डेफिनेशन करने के बाद ना आपने डायरेक्ट रूल्स पर आ जाना, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये हमारे पास कंटेंट के हवाले से ना। ऑल डिजिट 1 से लेकर 9 तक सिग्निफिकेंट है। ज़ीरो के बारे में हम, ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होता है कब नहीं, वो इसकी प्लेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाए, यानी तो 202 आ जाए, तो ज़ीरो इन दोनों के दरमियान आ गया तो 202 बन गया। अगर ऐसे आता ना 002 तो ये नॉन सिग्निफिकेंट था, चूँकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट पर आ गया। 0 टू द लेफ्ट सिग्निफिकेंस फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंस, यानी ज़ीरो जो होते हैं ना और 2 पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। देखो नॉन ऑफ द ज़ीरो इन दिस और दिस आर सिग्निफिकेंट, यानी जो ज़ीरो लेफ्ट साइड पर आते हैं ना ये वाले, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, बट ज़ीरो जो राइट साइड पे आते हैं ना, जो 7.4000 3.570 ये सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर जब हम किसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, तो जो हमारे पास पावर वाला हिस्सा होता है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये देखिए 8.70 इंटू 10⁴, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। ये आप आगे हमारे पास ना कुछ रूल्स हैं, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर के ज़रिए हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं एडिशन के, इसमें कोई ये आने वाली चीज़ नहीं है। इसको जस्ट आप लोगों ने रीडिंग के तौर के ऊपर लेना है, ज़्यादा आपको डीप। प्रिसीजन और एक्यूरेसी, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर की लिमिटेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर डील विद ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इनहेरिट इन रीडिंग द स्केल। सिग्निफिकेंट फिगर को हम पता कब मेजर कर, इसकी जो है ना वो लिमिटेशन ये है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ मेजरमेंट में लेते हैं जो स्केल पर आ रही होती है। कुछ और अनसर्टेनिटीज़ भी तो हो सकती हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर को अनसर्टेन कर दें। कुछ पर्सनल एरर हो सकता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, कुछ सिस्टम हम गलत ले रहे होते हैं, तो ये भी नंबर की सिग्निफिकेंस को कम कर सकती है। तो वो कहते हैं ये इसकी लिमिटेशन है। रियल एक्सपेरिमेंट अनसर्टेनिटी हैव मोर कंट्रीब्यूशन। जब हम रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो से ये चीज़ भी इसकी लिमिटेशन में आ सकती है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या फ़र्क क्या है, देखिए ये सबसे बड़ी एग्जांपल है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की ना। A precise measurement is one which has less precision or absolute uncertainty, and an accurate measurement is the one which has less fractional or percentage uncertainty। मैं आपको ना इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखें मेरे पास ना ये बुल्स आई है, ये मेरे पास वो आर्चर जो होते हैं वो निशान लगाते हैं, ये बुल्स आई है जहाँ पर निशान लगाना होगा 10 नंबर होते हैं, फिर ये पहला है और ये दूसरी लाइन होती है और तीसरी होती है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल उसको 3 मौके मिले हैं, उसने ना एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया और एक उसने जो है ना वो यहाँ पर लगा दिया बड़ा पास। अब ये जो है ना वो प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट है बट नॉट एक्यूरेट। ठीक हो गया ना, लगनी यहाँ पर चाहिए, बट अगर ये देखें ये इधर ये बुल्स आई है ना, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर लगा दी। अब ये क्या है, ये प्रिसाइज भी है, इसमें प्रिसीजन भी है, इसमें एक्यूरेसी भी है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है कि जिसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, और एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसके अंदर लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। यानी हम ये कहते हैं कि यार ये 80% तक ठीक है, ये हमारे पास एक्यूरेसी है। जब हम कहते हैं ना यार ये तो बिल्कुल आंसर के पास है, तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। आपने डेफिनेशन बस इसकी याद करके रखनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आगे टॉपिक में ये जो है ना असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। अगर हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो ना तो उसके लिए जो है ना ये एग्जांपल्स दी गई हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये देखिएगा ज़रा, मेरे पास जो है ना वो वोल्टेज
3.4 है और 0.14 की अनसर्टेनिटी है। करंट है 0.68 और 0.05 एम्पेयर की अनसर्टेनिटी है। अब मैंने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V/I। मैंने V/I फाइंड डिवाइड करवाया और मेरे पास 3% निकल आया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी V के अंदर निकाल ली। फिर मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में निकाली, वो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है ना उसको मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7% निकल आई। अब मैंने जब तीनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास तकरीबन 10% जो है ना वो रेजिस्टेंस जो आएगी ना उसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो आई हुई है ना, ये देखो दोनों को मैं डिवाइड करवा के 5.5 ओम निकल आया और उसके अंदर मैं जो है ना 0.5 का ना, चूँकि 10% 0.5 होता है, 0.5 का जो है ना मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ये अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट के अंदर निकल आएगी। इसी तरह पावर फैक्टर के अंदर भी इसी तरह ही है कि मेरे पास ये रेडियस है तो मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी थी, अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करवाया, 0.8 निकल आई। अब मैंने टोटल परसेंटेज निकालनी थी अनसर्टेन एरिया के अंदर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एक सर्कल के πr²। तो यहाँ से हमने जो है ना उसको सॉल्व किया, 2 × 0.8, चूँकि यह मेरे पास 2 टाइम्स आ गया, फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास इतने % अनसर्टेनिटी निकला। यानी ये जस्ट एक रीडिंग के तौर के ऊपर इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह ये 7 एग्जाम्पल भी जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा ये भी सॉल्व करवाऊँगा, और ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय सर्टन सिमिलर प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। जैसे हम ये कहते हैं ना कि ये मेरे पास लेंथ मैंने मेजर किया तो ये मेरे पास ये कहलाती है डायमेंशंस। ये बस आपने ना इसमें याद क्या करना है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मेरे पास ना लेंथ के लिए लेंथ आ जाए, विड्थ आ जाए, हाइट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, इसके लिए ना कैपिटल एल इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। टाइम के लिए हमारे पास कैपिटल T इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। मैस के लिए हमारे पास कैपिटल M, और ये जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है ना, अच्छा इसको हम डायमेंशंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब वेलोसिटी की अगर मैंने डिमेंशन निकालनी है मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वही कैपिटल L आ जाएगा, T आ गया कैपिटल T आ जाएगा, और जब ये T ऊपर आएगा तो LT-1 मेरे पास जो है ना वेलोसिटी की डिमेंशन निकल आएगी। ये सारी हमारे पास लिखी हुई है मैंने। इसी तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर मैंने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है तो वेलोसिटी की मेरे पास डायमेंशन डायरेक्ट याद कर लीजिए, LT-1 आ गई और T की कैपिटल T आ गया। उसके बाद ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास LT-1, ये वाला भी ऊपर गया तो -1 हो गया, क्योंकि जब बेसिस सेम हो पावर ऊपर नीचे भी चली जाती हैं। तो मेरे पास LT-2 मेरे एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। इसी तरह फोर्स का फार्मूला होता है M और A। अगर फोर्स की डायमेंशन निकालनी है तो M के लिए मैंने पीछे बताया था कैपिटल M लगाना है, एक्सेलरेशन की ऊपर निकली हुई LT-2, इनको सेम ब्रैकेट में कर दो। इसी तरह जो है ना हम निकालते ही जाएंगे। ये डायमेंशन जो है ना हमें ये बताती हैं कि इक्वेशन जो है ना वो The correctness of equation can be checked by showing that the dimension of quantity on both sides same है। यानी मेरे पास दोनों साइडें अगर इक्वल निकला है तो हम ये कह सकते हैं कि ये होमोजेनिटी मौजूद है, इनके अंदर होमोजीनियस है। ये लेफ्ट ये राइट इक्वेशन है कि नहीं ये अलग बात है, बट ये डायमेंशनली होमोजीनियस इनके अंदर होमोजेनी मौजूद है। Derivation of the formula. Dimension can be used to derive a possible formula for a physical quantity by correct estimation of various factor। यानी ये हमारे पास इसके अंदर जो है ना ये डायमेंशन का, ये देखें ये सेकंड इक्वेशन मोशन है, इन्होंने डायमेंशनली प्रूव करके दिखाया हुआ है कैसे ये जो है ना ये एक दूसरे के बराबर है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आपको याद होना चाहिए S = VIT + ½ AT का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप ज़रा इसको देखिए, ये मेरे पास लेफ़्ट साइड है डिस्टेंस, तो ये मेरे पास क्या होता है L आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने राइट भी L बनाना है।
वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। कैपिटल टी मेरे पास वैसे ही आ गया। 1/2 नंबर है, ये वैसे ही इग्नोर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की होती है एल टी माइनस टू, टी मेरे पास वैसे ही आ गया टी के स्क्वायर के साथ। अब आप ज़रा चेक कीजिए, ये दोनों की बेसिस सेम है ना, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो टी माइनस वन प्लस वन ये आ जाएगा, प्लस 1/2 आ गया। अब इधर देखिए एल वैसे आ गया, टी माइनस टू प्लस टू आ गया, ऐसा ही है ना, क्योंकि बेसिस सेम थी दोनों की। ये कट गया और ये कट गया, तो ये मेरे पास किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो एल इंटू वन प्लस 1/2 आ गया। यहाँ भी एल इंटू ये टी की पावर 0 1 हो गई, तो एल इंटू वन। तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया। हाँ अच्छा जी, एक्सेलरेशन की ये टी का स्क्वायर है। हाँ तो वो कट गया ना, तो खाली एल बचा ना, तो नंबर तो वैसे इग्नोर कर देना हमने, तो नंबर इग्नोर हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास एल टी माइनस वन वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर वी हाफ ए टी का स्क्वायर है। न्यूमेरिकल फैक्टर लाइक 1/2 हैव नो डायमेंशन सो दे कैन बी इग्नोर, तो हमने इग्नोर कर दिया उसको। वी आई ए टी का स्क्वायर आ गया। ये इन्होंने क्या किया, अच्छा यहाँ पर उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ले लिया ना, वही मैं कहूँ, ये देख इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने ज़ीरो कर दी ना, तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, ये 2 भी ख़त्म हो गया, तो एल इक्वल टू एल हमारे पास जो है ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी ना, चूँकि उन्होंने पीछे पुट कर दी थी वो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। तो क्योंकि सेकंड इक्वेशन मोशन में अमूमी तौर पे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो ये मैं आगे भी इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल्स वगैरह की तरफ हम आएंगे ना, तो ये सारे हमारे सोल्व होंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स डिमेंशंस के मौजूद हैं हमारे पास, डिमेंशंस फाइंड कर दें, तो इंशाल्लाह ताला ये देखिए हमारे पास पहला चैप्टर है, ये कंक्लूड कर दिया हमने थ्योरी में भी। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लाजमी हमने फोकस बस इन्हीं को ही करना है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को। इंशाल्लाह ये आपके डन है, सब कुछ डन है, बाकी न्यूमेरिकल साथ साथ हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें, हमारी मेहनत जो काविश है उसको आप सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए वैल्यू एडिशन होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।